हार्दिक अभिनंदन। आज हम आरोह पाठ्य पुस्तक कक्षा 12वीं की कविता के बहाने पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार हैं कुंवर नारायण जी। कवि परिचय ले लेते हैं। कुंवर नारायण हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैज़ाबाद में हुआ था। इन्होंने चिंतन परक कहानियाँ, सिनेमा, लेख तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। इन्होंने अनेक पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा केरल का कुमारन आशान पुरस्कार आदि। कविता के बहाने कविता में बताया गया है कि आज यांत्रिकता के दबाव के कारण कविता का अस्तित्व मिट सकता है। यह कविता लेखन की अपार संभावनाओं को समझने का अवसर देती है। यह कविता एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चों तक की है। एक और हमारी सुंदर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की तरफ कदम बढ़ाते हुए बच्चे हैं। कवि कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसका अंत निश्चित है। ये तीनों अपने आप में सुंदर होते हुए सीमाबद्ध हैं, जबकि कविता का क्षेत्र असीम है। लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है। शब्दों के इस खेल में चेतन, जड़, वर्तमान, अतीत और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। रचनात्मक ऊर्जा के कारण सीमाओं के बंधन स्वयं टूट जाते हैं। यह सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो या समय की हो। अतः कविता का क्षेत्र अति व्यापक है। फूल अपने पराग, मधु और सुगंध को लेकर खिलता है, उसी प्रकार कवि मन के भावों को अपनी कविता में पूरे भावावेग से व्यक्त करता है। कविता की सार्थकता मनोभावों को पूरी तरह व्यक्त करने में है। कविता बिना मुरझाए अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी समयों में आनंद बांटती है। कविता में अपने पराये का भेद नहीं होता। वह सबके सुख दुख को व्यक्त करती है। वह सर्वजन हिताय होती है। आइए पहला पद देखते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। आइए व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि कविता कल्पना की मोहक उड़ान होती है। वह चिड़िया की उड़ान को देखकर नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करती है। कविता स्वयं उड़ान भरती है, उसमें नए नए भाव और विचार आते हैं। कविता की उड़ान असीमित होती है। चिड़िया की उड़ान एक सीमा तक यानी कि सीमित होती है। अतः वह कविता की उड़ान का और छोर नहीं जान पाती। चिड़िया बाहर भीतर, इस घर से उस घर तक उड़कर आती जाती रहती है, जबकि कविता की उड़ान व्यापक होती है। उस पर कल्पनाओं के ऐसे पंख लगे रहते हैं कि वह घर से बाहर सब जगह सारी सृष्टि में उड़ान भर लेती है। बेचारी चिड़िया सीमित उड़ान के कारण कविता की उड़ान को नहीं जान पाती। आशय यह है कि पक्षी की उड़ान सीमित है, परंतु कविता का क्षेत्र अति व्यापक एवं अनंत है। प्रश्न देख लेते हैं। काव्यांश के सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कविता और चिड़िया की उड़ान की तुलना मनोरम बन पड़ी है। कवि ने चिड़िया की लाचारी और बेचारगी दिखाई है, कविता की उड़ान की महिमा गाई है।
कविता की भाषागत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यह कविता ना तो गेय है न छंदबद्ध। इसमें तुकांतता, भाव का और लय का योग है। बहाने, जाने, माने की तुक से कविता प्रभावी बन गई है। भाषा सरल, सुगम, प्रवाहमान है। कविता का मानवीकरण किया गया है। कविता के पंख लगाने से रूपक अलंकार है। बाहर भीतर, इस घर उस घर में र की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने पंक्ति के भावगत सौंदर्य पर अपने विचार लिखें। उत्तर, इसमें चिड़िया की उड़ान को कविता की उड़ान के सामने तुच्छ, छोटी दिखाया गया है, अतः व्यतिरेक अलंकार है। चिड़िया क्या जाने में जो अनंत तिरस्कार है वह मनोरम बन पड़ा है। कविता अरूप है, काल्पनिक है। चिड़िया प्रत्यक्ष है, साकार है। इन दोनों की सुंदर तुलना की गई है। आइए दूसरा पद देखें। कविता एक खिलना है, फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। प्रसंग कर लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है। इसके रचयिता कुंवर नारायण हैं। कवि कविता की यात्रा के बारे में बताता है, जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। व्याख्या कर लेते हैं। कवि कहते हैं कि कविता इस प्रकार खिलती है, यानी कि विकसित होती है, जैसे फूल विकसित एवं पल्लवित होते हैं। फूल की तरह कविता में नए नए रंग, भाव, सौंदर्य आ जाते हैं। फूलों की अपनी सीमा होती है। फूल बाहर भीतर, इधर उधर, घर में सुगंध और सुंदरता को भर देता है, परंतु वह कविता के खिलने को नहीं समझ पाता। फूल खिलने के बाद मुरझा जाता है, परंतु कविता बिना मुरझाए ही सदियों तक, शताब्दियों तक महकती रहती है। इसलिए फूल का खिलना एवं सुगंध फैलाना सीमित प्रक्रिया है। इसके विपरीत कविता घर बाहर, इधर उधर, अर्थात सर्वत्र और सब समय अपनी भाव सुर भी बिखेरती रहती है। अतः फूल कविता से सुगंध बिखेरने तथा महकने को कहाँ जान पाता है। फूल की अपनी एक सीमा होती है, जबकि कविता की सीमा नहीं होती। प्रश्न, कविता एक खिलना है, फूलों के बहाने, आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जिस प्रकार फूल खिलकर लोगों में सुगंध बांटते हैं, उसी तरह कविता अपने कोमल भावों के द्वारा संसार को प्रसन्न करती है। कवि ने स्वयं महककर लोगों को महकाना लोगों से ही सीखा है। प्रश्न, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। उत्तर, कवि फूल की सीमा बताते हुए कहता है कि फूल स्वयं तो खिलता है, किंतु वह कविता के मर्म से अपरिचित है। कविता फूल से भी अधिक मूल्यवान होती है और सदा महकती रहती है। प्रश्न, मूल आशय स्पष्ट कीजिए। मूल आशय यह है कि कविता फूल के समान सब और अपनी सुगंध फैलाती है। वह मानव मन के भीतर और बाहरी संसार दोनों को सुगंधित करती है। इसकी तुलना में प्राकृतिक फूल ससीम है, वह कविता के समान व्यापक नहीं है। प्रश्न, बिना मुरझाए भीतर बाहर कौन महकता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कविता रूपी फूल बिना मुरझाए महकता रहता है। फूल सूखने पर उसकी सुगंध भी नष्ट हो जाती है, लेकिन कविता अनंत काल तक अपनी सुगंध बिखेरती रहती है। आइए भाव सौंदर्य तथा शिल्प सौंदर्य जान लें।
कविता तथा फूल की तुलना मनोरम बन पड़ी है। फूल कितना बेचारा तथा ससीम है, कविता कैसी अनंत है, यह दिखाने में कवि सफल हुए हैं। फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार है, इसमें मानवीकरण का भी पुट है। फूल से मानव की तरह ज्ञान की अपेक्षा की गई है। कविता तुकांत है, बहाने जाने माने से कविता में प्रभाव आ गया है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने में ल की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। आइए तीसरा पद देख लेते हैं। कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि कहते हैं कि कविता बच्चों के खेल के समान है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों का खेल मात्र है। बच्चों के खेल की तरह कहीं भी किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलने के समय अपने पराये का भेद नहीं करते। इसी तरह कवि अपने शब्दों से आंतरिक और बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है। कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता। आइए भाव सौंदर्य स्पष्ट कर लेते हैं। उत्तर, बच्चों में स्वाभाविक आत्मीयता अभेदता होती है। बच्चे ही जाने शब्द प्रयोग में बताया गया है कि बच्चे और कवि दोनों सोच विचार कर अभेदता नहीं दर्शाते। यह तो उनका सरल स्वभाव ही होता है। बच्चों की क्रीड़ा और कवियों की क्रीड़ा दोनों समान रूप से सम्माननीय हैं। दोनों अपने पराये का भेद भूलकर आनंद की क्रीड़ा करते हैं। बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार है। सब घर एक करना में भेदभाव भूलकर समानता अनुभव कराने की कोशिश की गई है। प्रश्न देख लेते हैं। इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। इस कविता के बहाने सब घर एक कर देने के माने यह हैं कि बच्चा अपने मन से मासूम होता है। उसके मन में अपने पराये का भेदभाव नहीं होता। इसी तरह एक सार्थक और समाज से नाता रखने वाली कविता भी भेदभावों से परे होती है। उसका कार्य समाज में एकता लाना होता है। प्रश्न 2, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। उड़ने का यह संबंध बनता है कि वह कविता असीम कल्पनाएं कर सकती है। इसी तरह खिलने से संबंध बनता है कि उसकी सार्थकता कालजयी होती है। एक बेहतर और सामाजिक नातों से बंधी कविता का प्रभाव सदा सदा बना रहता है। वह सुगंध रूपी अपना संदेश सदैव फैलाती रहती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के कारण यह हो सकते हैं, दोनों भेदभाव रहित होते हैं, दोनों ही निष्कलुष होते हैं, यानी कि मन के साफ होते हैं, दोनों के हृदय प्यार सरलता और सहजता से भरे होते हैं, दोनों ही अपनी बाहों में सारे संसार को समेट लेना चाहते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। उत्तर, कवि का मानना है कि कविता कभी मुरझाती नहीं, यह अमर होती है, युगों युगों तक मानव समाज को प्रभावित करती रहती है। अपनी जीवंतता के कारण इसकी महक बरकरार रहती है। कविता के द्वारा जीवन मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ।
पहला प्रश्न करते हैं। कविता बिना मुरझाए किन समयों में आनंद बांटती है? अतीत, वर्तमान, भविष्य। सभी सही हैं। तो इसका उत्तर है सभी सही हैं। कविता के बहाने कविता के रचयिता हैं कुंवर नारायण जी। कविता किसके बहाने खेल रही थी? बच्चों के। कविता किसके बहाने एक उड़ान है? उत्तर है चिड़िया। सब घर एक कर देने का आशय है भेदभाव रहित। कविता फूलों के बहाने क्या है? उत्तर है खिलना। फूल क्या लेकर खिलता है? पराग, मधु, सुगंध। सब सही हैं। तो उत्तर बनता है सब सही हैं। कविता में किनका समावेश है? चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान, बच्चों की क्रीड़ाएं। इन तीनों का समावेश है। तो उत्तर है इन तीनों का समावेश है। कविता और बच्चे को समानांतर रखने के कारण यह हो सकते हैं। दोनों भेदभाव रहित होते हैं, दोनों ही निष्कलुष होते हैं, दोनों सरल और सहज होते हैं। तो सही उत्तर है सभी सही हैं। कविता के पंख लगा उड़ने से तात्पर्य है कल्पना करना। कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य कामायनी, आत्मजयी, उर्वशी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आत्मजयी। कुंवर नारायण का जन्म हुआ था 1927 में। कविता से क्या जाना क्या पाया? कविता की शक्ति असीम है। कविता में चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान, बच्चों की क्रीड़ाएं, इन तीनों का समावेश है। तीनों अपने आप में सुंदर होते हुए भी ससीम हैं, विद इन लिमिट्स हैं। परंतु कविता का क्षेत्र असीम है, लिमिटलेस। इसके अंतर्गत जड़, चेतन, पशु, पक्षी, मनुष्य सभी आ जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. Like, share and subscribe.